नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही उम्दा होगा, बेहतर होगा, आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये समय बहुत ही अच्छा है। जितना आप एक्स्ट्रा गेन कर पाते हो, ये आपके लिए बेनिफिट करेगा एग्जाम में। क्लियर? हम आज इस वीडियो में बिना रुके यानी सुपर फास्ट वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या सर? बहुत ही गजब के क्वेश्चंस होंगे और पूरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस हमने रिलेट करे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हर बहन हर भाई कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखेंगे। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब बच्चा बच्चा जानता होगा, जो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर पढ़ा होगा तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि कहीं ना कहीं द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि कब दिया था। भाई क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं कि भाई आपके 2-3 क्वेश्चन मनोविज्ञान में बनते हैं जो सन से पूछे जाते हैं। वो भैया दिया था 1904 में, 1904 की बात है। और स्पीयरमैन एक कहाँ के थे सर? ये हैं आपके ब्रिटेन के महोदय साहब हैं। क्लियर? महान मनोवैज्ञानिक ब्रिटेन के स्पीयरमैन साहब ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया और इसके बाद आया त्रितत्व का सिद्धांत, वो भी इन्होंने ही दिया। द्वितत्व के सिद्धांत में एक तो यस कारक था, एक जी कारक था। जी कारक को जनरल फैक्टर कहते हैं और एस कारक को स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और देखिए गजब का कॉन्सेप्ट से पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। विलियम वुंड साहब ने यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब करी थी? 1879 में, ठीक है ना। जब पूछे सन तो 1879 में किसने? विलियम वुंड ने। और कहां की बात अगर आए तो जर्मनी में। कहां सर? जर्मनी में। जर्मनी में कहां की बात आए तो जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। क्या सर? लिप्सिंग शहर में आपकी प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। यह अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। अगर पूछे क्वेश्चन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तो इंडिया की पहली प्रयोगशाला कलकत्ता में हुई थी। और कब हुई थी सर? यह हुई थी 1916 में, 1916 में। और ये पूछे तो 1879 में, 1879 में किसने? विलियम वुंड ने। कलकत्ता में भारत के संदर्भ में किसने करी थी? डॉक्टर सेन गुप्ता ने। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन बताए हैं प्रयोगशाला से, दिमाग में चारों क्वेश्चन रखने हैं। 3 क्वेश्चन आपके बताए हैं मैंने वहां से, 2 क्वेश्चन वहां से बताए हैं, तो इसलिए 5 हो गए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? कैटल, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। अल्फ्रेड बिने हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अल्फ्रेड बिने ने एक तत्व का सिद्धांत भी दिया है जिसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ में 1882 की बात है, जिन्होंने मानवीय विशेषताओं का अध्ययन किया और बुद्धि पर प्रयोग करे। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर ये रहा। मनोविज्ञान के महान मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की लिख लेना है। ठीक है, वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जापान के, रसिया के, फ्रांस के, चाइना के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो ये चला जाएगा रूस के मनोवैज्ञानिक। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सिद्धांत दिया है। इसके अलावा इन्होंने एक और सिद्धांत दिया है जिसको कहा जाता है जेडपीडी का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, इनका कहना था कि बच्चे का विकास अवस्था के दौरान नहीं होता है, बच्चे का विकास होता है समाज में वयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने से। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ क्या है? व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ, अब देखो ये कथन है, थोड़ा अर्थ क्या है यहां पर नहीं पूछा है। ये कह रहा है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि सांस्कृतिक का उत्पाद होती है। सांस्कृतिक के बारे में यानी सांस्कृतिक बुद्धि के बारे में किसने बताया था? ऑप्शन से स्टर्नबर्ग, वाइगोत्स्की, सैलोवी, मेयर। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ, यानी स्टर्नबर्ग के साथ। जब भी क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ऐसे पूछा जाए कि बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया, त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर स्टर्नबर्ग के साथ चला जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, त्रिविमीय त्रियामी एक अलग चीज है, वो दिया है आपके गिलफोर्ड ने। लेकिन यहां पर त्रितंत्र की बात करें जिसमें व्यवहारिक बुद्धि की चर्चा करी गई है, वो स्टर्नबर्ग के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, हर बहन हर भाई कंसंट्रेशन के साथ। मैं इसलिए कोई भी यहां पर अन्य टॉपिक की बात नहीं छड़ रहा हूं, इसलिए बहुत तेजी से वीडियो को खींच रहा हूं। और क्या है ना, डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल भी आपको दे रहा हूं। तो हर बहन हर भाई यहां पर देखिएगा 6 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक बिल्कुल अपने स्कोर को चेक करें। और बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, ये नहीं है गलत नहीं होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन सही भी होंगे।
अब देखो, इसका मतलब ये नहीं वीडियो को छोड़ देंगे गलत होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि क्या एग्जाम में गलत होंगे? एग्जाम में नहीं गलत होंगे, क्योंकि यहां से आप रूबरू हो जाओगे। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो देखिएगा, जब भी भारतीय अनुकूलन की बात करें तो वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? गिलफोर्ड। ये सब है ही नहीं भारतीय अनुकूलन के लिए, तो जे एम ओझा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? 4 के साथ चला जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए टॉप ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया। सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने होते हैं आपको, एक दो जब मैं बताऊं जिस पर जोर दूं कि ये अच्छा क्वेश्चन है तो उस पर लिखो, ठीक है। जिसकी मैं व्याख्या बताई थी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। किस अभिक्षमता को एसएसटी के नाम से जाना जाता है? एसएसटी के नाम से जाना जाता है, बताना है कंफर्म करके फटाफट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो देखिएगा यहां पर बात कर रहे हैं एएसटी है, एसएसटी नहीं। आप कहोगे सर एसएसटी चिल्ला रहे हैं क्या? सोशल स्टडीज की बात कर रहे हैं, एएसटी की बात कर रहा है। एएसटी बोले तो आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। क्या हो जाएगा? अभिक्षमता को हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। तो फिलहाल आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता के बाद चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में। मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत चीजों का पार्ट रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आत्मा की बात करें तो आत्मा कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र का पार्ट रहा है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी का जाएगा। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा कि किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्म नियंत्रण, आत्म अनुदेशन, आत्म प्रबलन, आत्म अभिव्यक्ति। अब देखिएगा, कह रहा है अपने व्यवहार मतलब स्वयं के, यानी आपके अपने व्यवहार, हमारे अपने व्यवहार, यानी व्यक्ति के अपने खुद के व्यवहार को नियंत्रण करना किससे रिलेट करेगा? तो भाई बच्चा जानता है, अपने का मतलब आत्म होता है और नियंत्रण का मतलब नियंत्रण होता है। तो मैं ये कह सकता हूं अपने व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए आत्म नियंत्रण शब्द का हम उपयोग करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग आ जाता है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9 और 10, ठीक है, इसलिए मैंने साथ में यहां पर टाइप किए हैं। किसका तात्पर्य है उन विशिष्ट तरीकों से जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? ध्यान दीजिएगा, जब अपने आप को नियंत्रण करने की बात आए तो आत्म नियंत्रण, जब बात आए अनुभूतियों को व्यक्त करने की तो हम क्या लगाएंगे? तो आत्म नियंत्रण नहीं लगाएंगे, तब हम लगाएंगे क्या? अंत निरीक्षण नहीं लगाएंगे, तब हम आत्म सम्मान नहीं लगाएंगे, तब हम लगाएंगे आत्म प्रबलन। क्या? जब अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है व्यक्ति, हम आत्म प्रबलन आंसर की तरफ जाते हैं। जब अपने आप को नियंत्रण करने की बात आए तो आत्म नियंत्रण का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, लेकिन इसका फैक्ट आपको अलग बताते हैं। किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? यहां पर अगर हम बात करते हैं 10 स्याही धब्बे की बात करें तो दोस्तों इसका दूसरा नाम ही है रोडसा परीक्षण, और यह दिया है हरमन रोडसा ने दिया है, ठीक है ना, रोडसा ने दिया है। और इसको हम कह सकते हैं, बीच वाले को हम कह सकते हैं 16 पीएफ, ठीक है। पीएफ का मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर, कैटल की भी बात आती है। और राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण विधियों के अंतर्गत ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर रहा 12। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका होती है? यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारीरिक बीमारी की बात कर रहा है और कितना जो है प्रेशर की बात कर रहा है, दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। 45 से 65%, सीटेट में 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। 51 से 69%, 52 से 71, 50 से 70। तो यहां पर याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 50 से 70% दबाव की भूमिका शारीरिक बीमारियों में व्यक्तियों के अंदर महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन ले रहा हूं, एक पुस्तक से करा रहा हूं, और ये कह रहा है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? हॉलर के द्वारा है, फिलिप के द्वारा है, क्रेपलिन के द्वारा है, बेंजामिन के द्वारा है। तो बताएंगे यहां पर अगर हम बात करें पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या है?
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है विलियम मैकडूगल की है, जिसमें व्यवहारवाद को सबसे पहले यूज करा गया है। ठीक है, और उसके जनक, व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन है। एक पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, वो है थॉर्नडाइक की, याद रखिएगा। एक है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन की बात करें तो हमारा हो जाएगा क्रेपलिन। ठीक है ना, क्रेपलिन हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में बेबलिन भी आ सकता है, बेबलिन। ठीक है, नाम क्या है? शुद्ध क्रेपलिन हो जाएगा, महान मनोवैज्ञानिक। और एक पुस्तक आपको और लिख लेनी है, एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? एडोलसेंस है स्टेनले हॉल की। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। मैंने ट्रिक के साथ आपको सारी पुस्तकें मनोविज्ञान की कराई हैं। सारे बच्चे उस 10 मिनट की वीडियो को देखिएगा, मैंने ट्रिक के साथ, कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हो। लगभग 20 से 25 पुस्तकें हैं जो हमेशा ही आती हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की परेशानी होगी, उस वीडियो को देखेंगे ऐसे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब में, जैसे सॉन्ग सर्च करते हो वैसे ही आपको सर्च कर लेना है। कैसे? कि मनोविज्ञान की प्रमुख पुस्तकें या साइकोलॉजी बुक ट्रिक बाय गुरुजी वर्ड। आगे गुरुजी वर्ड जरूर लिख दीजिए, कोई भी टॉपिक है गुरुजी वर्ड आगे लिख देना, पहली वीडियो आपको खुल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर। क्वेश्चन नंबर 14, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे? तो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के जनक भी हैं। जुंग आपके व्यक्तित्व में आपके अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी को बांटा है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? हिप्पोक्रेटिस, आइजेंक, अरस्तु, प्लेटो। फादर ऑफ मेडिसिन की बात अगर करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा अरस्तु के साथ, अरिस्टोटल के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। निगमन विधि, आगमन विधि के जनक भी अरस्तु हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर अरस्तु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी में से किस शताब्दी तक मिले थे? कौन सी शताब्दी के बीच की बात है जिसमें सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिले थे? 10वीं से 15वीं शताब्दी, 11वीं से 16वीं, 10वीं से 14वीं और 10वीं से 16वीं शताब्दी। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं बी चला जाएगा, कुछ कह रहे हैं सर डी चला जाएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी हैं वो बिल्कुल सही है। 10 से 16वीं शताब्दी के बीच में सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिले थे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे साहब, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है भय है, आशंका है, रोग है, कष्ट है। तो देखिएगा जब भी मनः स्नायु विकृति के रोग की बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर, बच्चे कह रहे हैं सर भय के साथ चले, नहीं भैया, आशंका। जो मनः स्नायु की बात होती है वो आशंका से रिलेट करता है, ना कि भय। भय की क्या बात होती है? ये भय होते हैं, क्रोध होते हैं, प्रेम होता है, ये सभी आपके इमोशंस की बात होती है, संवेग होते हैं, कह सकते हैं दूसरे भाषा में। क्वेश्चन नंबर 18 पेडागोजी का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप एक शिक्षक बनेंगे या शिक्षिका बनेंगी। और अगर कोई बच्चा चोरी करता है आपकी क्लास में, आप क्या करोगे? छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? आप क्या करेंगे? बालकों को परितोषित करके, परितोषित देकर, यहां पर ये निगेटिव पॉइंट होता है, परितोषित मतलब होता है, समझ रहे? उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर, ये दोनों तो निगेटिव पॉइंट होएंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उदाहरण देकर। ठीक है, परितोषित आपका निगेटिव पॉइंट है और ताड़ना निगेटिव पॉइंट है। सजा देना, दंड देना, पुरस्कार देना, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं हद से ज्यादा कर देते हैं तो निगेटिव में जाते हैं। ऑप्शन नंबर फिलहाल 2 के साथ चला जाएगा। कह सकते हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, अगर आप वैसे बनते हो तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो बच्चे को उदाहरण दीजिएगा दूसरे के लिए, तो कहीं ना कहीं बच्चा कुछ अच्छा सीख जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार में परिवर्तन करना, नवीन अनुभव प्राप्त करना। हम कोई चीज़ को नहीं जानते थे, हमने स्कूल में एडमिशन लिया और हमने देखा कि हमारी मार हुई, कुटाई हुई या कैसे भी कुछ हुआ, पढ़ाया अच्छा, टीचर अच्छे थे या प्यार से समझाया, तो कहीं ना कहीं पहले से और अब हमारा 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 1 साल के बाद या स्कूल से निकलने के बाद हम में चेंजमेंट आया है। यानी हम कह सकते हैं पहले से अब मुझे व्यवहार में चेंजमेंट हुआ। और वो भी कैसा सर? स्थायी परिवर्तन अगर होता है तो ही हमारा होता है अधिगम, नहीं अस्थायी अधिगम अगर परिवर्तन है तो हम उसको अभ्यस्तता कहते हैं। ठीक है, तो स्थायी परिवर्तन के लिए हमारे ये सभी आंसर सही के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। अधिगम के लिए एक परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? गिलफोर्ड ने कहा था। यह किसने कहा था कि सीखना उत्तरोत्तर प्रक्रिया है, यानी अधिगम एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है? स्किनर ने कहा था। यह किसने कहा था कि अधिगम के संबंध में आपका अभिवृत्ति, ज्ञान और आदत ही अधिगम है? यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो 3 परिभाषाएं आपको बताई हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
थकान का कारण नहीं है। निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम, अपर्याप्त रोशनी। अपर्याप्त रोशनी रहेगा तो कहीं ना कहीं आंखों को दिक्कत होगी और थकान महसूस होगा। निरंतर कार्य करने से बॉडी कहीं ना कहीं आप दर्द करेगी तो महसूस करोगे कहीं ना कहीं मुझे थकान है। शिक्षण विधियां करते करते आप थकान की बात करते हो, लेकिन विश्राम करने से थकान नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका बुरा प्रभाव पड़ता है? आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका बुरा प्रभाव पड़ता है? शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, भौतिकता का। शिक्षा का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है कभी भी, तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो नहीं सकता। भौतिकता का पढ़ ही नहीं सकता है, आराधना का पढ़ नहीं सकता है, लेकिन जीवन में अगर स्थिरता नहीं है यानी बोले तो अस्थिरता है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण होता है, किससे होता है? माता से होता है या पिता से होता है? माता पिता के द्वारा होता है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना है, लिंग का निर्धारण होता है पिता के द्वारा होता है। जेंडर की बात अगर हम करें, एक्स वाई की अगर हम बात करें तो बच्चा कहता है कि कहीं ना कहीं लड़का होगा, और एक्स एक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं लड़की होगी यानी फीमेल होगा। क्लियर? तो याद रखना है, एक्स एक्स की क्रोमोसोम्स की बात होती है तो यहाँ पर लड़की, एक्स वाई की बात होती है तो मेल होगा। क्रोमोसोम्स की संख्या होती है जोड़े में कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। और अगर हम आपसे बात करें कि टोटल कितने होते हैं, 46 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक है, बहुत बढ़िया, 46 टोटल होते हैं, जोड़े नहीं होते हैं, 46 होते हैं टोटल, और जोड़े में कितने होते हैं? 23 होते हैं क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास आरंभ होता है। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, तो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रसव पूर्ण अगर ऑप्शन है तो और बेस्ट है। और अगर मैं कहता हूं कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास स्टार्ट होता है कहां से? सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि बच्चा जब भी पैदा होता है, और अगर हम बात करते हैं संवेदनशीलता का विकास पूछ रहा है, लेकिन अगर हम विकास अगर पूछें पैदा होने के बाद, अगर हम आपसे पूछें तो पैदा होने के बाद अभी आपने मनोविज्ञान में एक सिद्धांत पढ़ा होगा, सिरोपाद-पादभिमुख। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं सिर से लेकर पैर की तरफ होता है, यानी सिर से पैर की तरफ विकास बढ़ता है। पहले वो सिर हिलाता है, फिर हाथ पैर हिलाता है, फिर पैर हिलाता है, फिर घुटुआं चलता है, फिर धीरे धीरे पैरों पर स्टार्ट हो जाता है चलना, और फिर दौड़ने लगता है। समझ रहे हो ना? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। खैर दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस था, मैंने जो बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 24, जन्मोत्तर विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। जन्मोत्तर विकास यानी जन्म के विकास के लिए इंपॉर्टेंट जो सेकेंड स्टेज है वो कौन सी है? मैंने कहा गर्भावस्था क्या होती है? बिल्कुल होती है गर्भावस्था, सबसे फर्स्ट स्टेज में ये करा जाएगी। यानी हमने कहा कि बच्चे का जो विकास होता है वो गर्भ से स्टार्ट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो विकास की दूसरी अवस्था है वो है शैशवावस्था। अब बच्चे कहेंगे सर शैशवावस्था तो फर्स्ट होनी चाहिए। नहीं साहब, यार आप ये समझो कि विकास कहाँ से स्टार्ट होता है। क्या विकास बच्चा पृथ्वी पर आता है तभी स्टार्ट होता है? आप कहो, अगर आप कह दोगे कि हाँ, तो भाई मैं क्वेश्चन गलत कर दूंगा। यार आप सभी ने मनोविज्ञान में पार्ट पढ़ा है कि बच्चे का विकास स्टार्टिंग में बच्चे माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था दूसरी स्टेज है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बच्चा क्या लगा के आता है? बाल्यावस्था लगा के चला आता है। तो दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था शैशवावस्था है, और इस एज में बच्चा सबसे तेजी से मानसिक विकास और शारीरिक विकास तेजी से पकड़ता है। इस अवस्था में 90% विकास जो है बच्चे का हो जाता है, मानसिक विकास। ठीक है, 10% विकास आपका किशोरावस्था तक चलता रहता है। इस एज की बात करें तो 0 से यानी जन्म से 5 साल। इस एज की बात करें दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था में जाएगा, ये जाएगा बाल्यावस्था में 5 से 12 साल की बात करते हैं। ठीक है ना? जन्म के अकॉर्डिंग की बात करें, लेकिन जन्मोत्तर के अकॉर्डिंग ये दूसरी अवस्था रहेगी। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। और किशोरावस्था की अगर बात करें तो हमारा राइट आंसर जाएगा 12 से 18 साल के साथ। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का, उक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, उपगल ग्रंथि का। यौन परिपक्वता में अगर हम बात करें, बच्चा कामुकता की तरफ कब रहता है? एक चीज़ और आपको बता दें, बाल्यावस्था की जब भी बात करते हैं हम, तो बाल्यावस्था में बच्चा मेल के साथ मेल खेलता है। याद रखना है, बच्चा जो लड़का होता है लड़का के साथ लड़का ही खेलता है, और उसके मित्र भी कैसे होते हैं? लड़का लड़का, हमेशा याद रखना। और एक और याद रखना है, फीमेल के साथ फीमेल होता है। क्लियर? ये भी याद रखना है। तो ये अट्रैक्शन होता है। जब भी शैशवावस्था में देखा जाए, शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है ना? वो उनका विपरीत लिंग होता है वहाँ पर जब खेलने की बात आती है। जैसे बाल्यावस्था में आता है तो ये यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर सेम लिंग की बात आती है।
जैसे किशोरावस्था में आते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उन्मुख होते हैं उल्टी तरफ, और फिर क्या होते हैं, मेल और फीमेल की तरफ आकर्षित होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें यौन परिपक्वता की तरफ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा, पीयूष ग्लैंड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट बात करें 26 की बात करेंगे, वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, वीर पूजा की अगर हम बात करें तो हम अगर कह सकते हैं कि भगवान की तरफ, मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ, गुरुद्वारा की तरफ, ये सब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में इस चीज का उन्मुख होता है। बच्चा अगर आपसे कहे, अगर आप क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाए कि बच्चा कब जो है ईश्वरीय प्रेम की तरफ झुकाव प्रवृत्ति करता है, तो वो किशोरावस्था होती है। और इस एज की अवस्था की बात करें तो 12 से 18 साल होती है। यह एज बड़े ही प्रबल तनाव और तूफान की एज है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। अति संरक्षणशीलता, ज्यादा ही कुछ ध्यान देना, और ये क्या बना देती है, सामाजिक, आदर्शवादी, धार्मिक, अव्यावहारिक। अब बच्चे कहेंगे सर अव्यावहारिक के साथ चला जाएगा, जी नहीं। अति संरक्षणशीलता क्या निगेटिव पॉइंट है? आप कहोगे सर निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव के साथ आंसर नहीं जाएगा। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ आंसर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। आदर्शवादी आपके चैप्टर में बहुत ही गजब का शब्द है, और मनोविज्ञान में बेहतरीन ये शब्द अपना मायने रखता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। बहुत तेजी से दोस्तों हमने वीडियो को स्टार्ट करा था और बहुत तेजी से खत्म किया है, मतलब बिल्कुल समय नहीं लगा, और आपने सारे क्वेश्चन, सैल्यूट है आप सभी को कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे करे हैं आपने, और बहुत सही भी करे हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े बहुत गलत किए हैं, चलेगा। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमेशा टारगेट फिक्स करा करिएगा कि हमें स्टार्टिंग में हमें सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है। छोटा टारगेट फिक्स करा करो, जिंदगी बहुत सुनहरी हो जाएगी, क्योंकि रोज के टारगेट आप फिक्स करते हो। रोज के टारगेट फिक्स करो और शाम तक उनको पूरा करो, ठीक है। हमें एक पेज पढ़ना है तो पढ़ के ही सोना है, ये नहीं कि कल हो गया, कल करेंगे, परसों करेंगे। एक वीडियो देखनी है, पूरा करेंगे। आज ये काम है, ये टारगेट है, आज पूरा नोट्स रिवीजन करना है तो करेंगे, ठीक है ना। करेंगे, रात को नींद अच्छी आएगी। अगर आपने अपने टारगेट को यहाँ पर ब्रेक करा तो समझ लो आप उतना ही दूर पहुँच जाते हो। जितना दूर आप अपने टारगेट को दूर अपने आप से करते हो, उतना ही आप सरकारी जॉब से दूर होते हो, ठीक है। तो फिलहाल आप बात करेंगे 28 की, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है, यह कहा जाता है समस्यात्मक बालक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। हमेशा पिछड़ा बालक होता है जो अपने एज से, कक्षा 5 का बच्चा है, कक्षा 4 का अगर नहीं काम कर पाता है तो वो पिछड़ा बालक होगा। यहाँ पर आपका आंसर इस तरीके से शारीरिक में पूछ रहा है, तो भाई अपंग की बात तो कर नहीं सकते। दुबले पतले क्या अपंग होते हैं, नाजुक होते हैं क्या? नहीं, वो समस्यात्मक बालक में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर मिलियंस लोगों ने भरोसा किया है दोस्तों, और ये आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड 2.0। और इस गुरुजी वर्ल्ड 2.0 पर आप सभी चैनल को आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं कहा है मैंने पूरे वीडियो में, आपसे ये नहीं कहा कि वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, भाई अच्छा लगेगा, आप मैच्योर बंदे हो, आपसे कहना मुझे बहुत ही वो लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही ब्रिलियंट हैं आप, और उनसे कहा जाता है छोटे एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, जो स्टार्टिंग में निकलते हैं, लेकिन आप बहुत मैच्योर हो। अब उनमें से आप में फ़र्क है ना कहीं अब वो नीचे वाली जो श्रेणी है वो भी धीरे धीरे आ रही है, वो भी डेवलप हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप 18 साल की बात नहीं करते हो, आप कहीं ना कहीं 18 साल के ऊपर की बात करते हो, तो उनसे तो आप मैच्योर हो ना, तो आपसे नहीं बनता है कहना। तो बहुत बढ़िया, आप सभी हमारी फैमिली हैं। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली, मंदे श्रवण वाले, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक। तो याद रखिएगा यार, भाई चिन्ह की बात कर रहा है, भाषा की बात कर रहा है, श्रवण दृश्य विधियों की बात कर रहा है, तो आप कहोगे सर कहीं ना कहीं मंदिर श्रवण की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं श्रवण दृश्य, जो हम सुन नहीं पाते हैं बच्चों के लिए, हम उनको चिन्ह से, हम उनको फिगर से समझाते हैं, है ना, इशारे से। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पर इशारे से समझाते हैं, और कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर चला जाता है 2 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, ये रहा आपका 30वां क्वेश्चन। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? किशोर कहा जाता है, प्रौढ़ कहा जाता है, वृद्ध कहा जाता है, बालक कहा जाता है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, तो भैया आप सिंपल सी बात जानते हो कि परिपक्वता एक वर्ड यूज हो गया है, तो परिपक्वता वर्ड तो हमेशा किशोरावस्था में यूज होता है, क्योंकि किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें 100% की बात होती है, परिपक्व हो जाता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अपना स्कोर बताएं कि 30 में अपना स्कोर क्या रहा है। मुझे फटाफट अपना स्कोर बताएं कि भाई 30 में अपना स्कोर क्या रहा है, और कमेंट करें हर बहन हर भाई के परिवारों को। फिर से जय हिंद, जय हिंद। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ फिर दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। सुबह
11 से लेकर रात के 11 बजे तक आपको क्लासेस लाइव मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, बताएं कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का प्लेटफॉर्म का नया चैनल आप सभी का परिवार लाखों एवं मिलियंस में भरोसा मिलता है। फ्री हित, राष्ट्रहित, फ्री हित समझ लो, कुछ भी, कोई भी आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए। हर गरीब, हर अमीर बहन भाई मेरा परिवार है और हमेशा दिल से अमीर बनो, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, समय आपको बहुत अच्छा जाएगा, विश्वास रखो। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद। फिर मिलते हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर थोड़ी ही देर में। वंदे मातरम।